ओके, कहता है एनुअल रेंट एक्सपेंस फॉर TTT फॉर द पीरियड 1st July 18 to 30th June 19 is 35,000 annual rent, which is 25% more than the previous year. Okay, rent expense is paid on 1st July. What is the charge of rent expense in the statement of profit loss for the year 31st December? बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटे, आपका अकाउंटिंग ईयर 31st दिसंबर 18 को एंड हो रहा है और जो एक्सपेंस आपने यहाँ से यहाँ तक का पे किया है इस पीरियड का, वो 35,000 है। ओके, और जो इससे पिछले पीरियड का रेंट है वो कह रहा है कि 25%, ये वाला 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर है। ओके, अब आप 35,000 के बारे में ये समझिए कि 35,000 में 125, इसमें 25 ऐड हुआ है, तो इसका मतलब है कि पिछला साल जो है वो 100% था। ठीक है बेटे, वो 100% था। तो ये अब आप कैलकुलेट कीजिए 35,000 डिवाइडेड बाय, जी बेटे 28,000। ये 28,000 आपका इस पीरियड का बनता है। ठीक है, 28,000 में आपने इसका 25% ऐड किया तो आपको अगले साल का बन गया। अब इसमें आप देखें कि ये 6 महीने कितने हैं, 14,000 है, और इसके 6 महीने कितने हैं, 17,500 है। क्लियर? अब ये 14,000 और 17,500 बनता है आपका 31,500। तो ये 31,500 आपका फॉर द ईयर 31st दिसंबर 2018 एक्सपेंस है, ये बनता है 31,500। जी बेटे, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछिए प्लीज़, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करूँगा। किसी को पूछना है इसमें? बस ये 25% वाली बात बेटे ज़रा ज़हन में रखें, ये मैंने आपको अच्छा सा प्रैक्टिस करवाया हुआ है। वो कह रहा है कि प्रीवियस ईयर प्लस इंक्रीज, इस तरह से बना लिया करो ना उसका परसेंटेज स्ट्रक्चर, इज इक्वल टू करंट ईयर। अब इंक्रीज कितनी है उसने बताया, 25% इंक्रीज है ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो जिस पे इंक्रीज है वो 100% हुआ, तो करंट ईयर 125% हुआ। देख लो, वही वाली जो बेसिक आपने मार्जिन मार्कअप के अंदर परसेंटेज स्ट्रक्चर करना सीखा हुआ है, वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी काम आ रहा है। ओके वेल, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, इसको देख लेते हैं। ऑल राइट, कह रहा है कि अ बिजनेस पेज रेंट क्वार्टरली इन एरियर on 1st January, 1st April, 1st July and 1st October. The rent was increased from 150,000 per year to 180,000 per year as from, ये बहुत important point है, as from 1st October 27. Okay. What rent expense and accrual should be included in the company's financial statement for the year ended 31st January? अब देखो, for the year ended, ईयर कब एंड हो रहा है, 31st जनवरी। अगेन आपको मैंने समझाया हुआ है कि आपकी टाइमलाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। 31st जनवरी 2018
8 को ईयर एंड हो रहा है। अगर ये इधर 8 को एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्टार्ट जो हुआ था वो 1 फरवरी 2007 को स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ओके, मैंने समझाया हुआ है कि आप ईयर जो है वो प्रीवियस ले लेते हैं और डेट जो है वो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट डेट इसकी जो है 1 फरवरी है और प्रीवियस ईयर जो है वो 2007 है। जिनको नहीं पहले से इस पे तवज्जो थी वो इसको तवज्जो से सीख लें, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब उसके बाद वो कहता है कि जो पेमेंट होती है वो 1 जनवरी 1 अप्रैल को होती है। अच्छा, फरवरी के बाद आप इसके ज़रा 12 मंथ्स ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब आपके जो मंथ्स हैं वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ओके, 31 जनवरी तक जो पेमेंट्स हो रही हैं 1 जनवरी को हो रही है, फिर 1 अप्रैल को हो रही है। ये पेमेंट हो रही है 1 अप्रैल के बाद 1 जुलाई को पेमेंट हो रही है। 1 जुलाई के बाद 1 अक्टूबर को पेमेंट हो रही है और 1 अक्टूबर के बाद फिर 1 जनवरी को पेमेंट हो रही है। ओके, वो कह रहा है कि जो पेमेंट आपकी जो रेंट है वो 1 अक्टूबर, फ्रॉम 1 अक्टूबर जो है इंक्रीज़ हुआ है 180। 1 अक्टूबर से पहले उसका 150 पर ईयर था। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि उसने आपको एनुअल रेंट दिया हुआ है। ठीक है, पेमेंट क्वार्टरली हो रही हैं तो आप उसको वर्कआउट कर लीजिए कि आपकी क्वार्टरली पेमेंट क्या बनती है। 37,500, एम आई राइट? ये आपकी क्वार्टरली पेमेंट बनी और 180 आपका जब रेंट इंक्रीज़ हुआ उसकी क्वार्टरली पेमेंट बनी 45,000, एम आई राइट? ओके, गुड शो। अच्छा, अब आपका रेंट 1 अक्टूबर से इंक्रीज़ हुआ का मतलब है कि आप पेमेंट कब करेंगे? आप पेमेंट करेंगे उसकी 45,000 की जब आप यहाँ पर 1 अक्टूबर का रेंट पे कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है? इन एरियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एरियर। अगर इन एडवांस कहता तो फिर अक्टूबर से अगर किराया बढ़ा है तो हम अक्टूबर में ही उसकी पेमेंट कर रहे होते। देखो बेटे, अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब बिजनेस पेज क्वार्टरली इन एरियर। क्वार्टरली इन एरियर मीन्स के साल के 4 हिस्से हैं। साल के 4 हिस्से करें तो आपके 3-3 महीने की पेमेंट बनती है। और इन एरियर ड्यू होने के बाद, ड्यू अब अक्टूबर में जो रेंट इंक्रीज़ हुआ उसकी पेमेंट शुरू होगी ये। तो यहाँ पर उसने पेमेंट की 45,000 की। ओके, और इससे पीछे जितनी क्वार्टरली पेमेंट्स थी उसकी थी 37,500, 37,500 और 37,500। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, वो क्या कह रहा है? व्हाट रेंट एक्सपेंस एंड एक्रूअल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें रेंट एक्सपेंस चाहिए, पहले 12 महीनों का रेंट एक्सपेंस चाहिए। 12 महीनों का रेंट एक्सपेंस पहले आप देख लीजिए। अब 12 मंथ्स के रेंट एक्सपेंस, इसमें आप करेंगे 2/3, क्योंकि ये जो आप पे कर रहे हैं ये पिछले इन एरियर पे कर रहे हैं, पिछले 2 महीनों का पे कर रहे हैं। तो 2/3 बेटे इसका 37,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या आता है? 25,000। ये आपका 25,000 बिलोंग्स टू दिस। और ये 37,500 पूरा का पूरा इन 3 महीनों से है। फिर ये 37,500 पूरा का पूरा इन 3 महीनों का है। फिर ये 45,000 पूरा का पूरा इन 3 महीनों का है। और आखिर में
एक महीना जो कि आपने पे किया होगा फरवरी मार्च 1 अप्रैल को, यहाँ पर जाके आपने पे किया होगा, ओके। वो ओबियसली आपने 45,000 पे किया होगा क्योंकि रेंट इंक्रीज़ हो गया। तो इसका एक महीना 1/3 वो बनता है 15,000, ओके बेटा। तो यूँ आपके कंप्लीट हो गए मंथ्स और आपका रेंट एक्सपेंस जो है वो अब आप ज़रा टोटल कर लीजिए, क्या बनता है जी। 25,000 प्लस 37,500 प्लस 37,500, यस, प्लस 45,000 प्लस 15,000, 160,000 ये आपका बनता है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, जिसमें से चूँकि ये वाला इन एरियर है तो 15,000 जो है ये आपका ड्यू है, एक्रूड है। तो ये बेटे आपकी वर्किंग आ गई, ठीक है। आई ट्रस्ट इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको बस बेटे इतना अच्छा आपने प्रैक्टिस करना है कि ये चीज़ें एग्जामिनेशन में बॉदर ना करें आपको। एग्जामिनेशन के अंदर आपको फौरी तौर पे क्लिक कर जाए कि ये रेंट क्या है, स्टार्ट कब हुआ था, कितने मंथ का रेंट आप कब पे कर रहे हैं, इन एरियर और इन एडवांस आपको क्लियर होना चाहिए। क्वार्टरली इन एरियर का मतलब है कि उस क्वार्टर के एंड पर आपने उसको पे किया है। क्वार्टरली इन एडवांस का मतलब है उस क्वार्टर के स्टार्ट पे आपने उसको पे किया है। बस ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए आपको। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जी इफ़ ऑल फाइन। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शायद उन्होंने घर में ना पढ़ा हो और वो सोच रहे हो कि यार सर से क्या सवाल पूछें। मेरे पास अभी आपको इस चैप्टर की रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम है। अगर आप अभी सपोजली आपको होश आई है कि जी हाँ यार चैप्टर पढ़ना चाहिए था, कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तो अभी भी आप इसको प्रैक्टिस करें। हम ओवर द वीकेंड अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इसको नेक्स्ट की कोई भी नेक्स्ट वीक के अंदर कोई एक दिन हम इसकी रिवीजन का दे सकते हैं। रीज़न ये है कि एक्रूअल्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन आपके अगले पेपर्स में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ख़ास तवज्जो के साथ इस एक्रूअल को प्रैक्टिस कीजिए। और इसको बहुत अच्छा इसलिए प्रैक्टिस करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात करूंगा मैं आपके साथ। नया टॉपिक शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है इस वक्त आपका, दैट न्यू टॉपिक इज़ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, ओके बच्चों, बिस्मिल्लाह। वेरी वेल बेटा जी, आपने कैश बुक बनाना सीखी और उस कैश बुक में आपने 2 कॉलम्स पे फोकस किया। एक कैश कॉलम था और एक बैंक कॉलम था। चलें डिस्काउंट कॉलम की भी बात कर लेते हैं। एक डिस्काउंट कॉलम भी था। 3 कॉलम कैश बुक की अगर बात करूं तो ठीक है। एक्सक्यूज मी। हमारा जो आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज़ अबाउट बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में आपने रिसीट साइड को डेबिट के तौर पर देखा था और पेमेंट साइड को क्रेडिट के तौर पर।
ओके। इन अ वे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात इस वक्त आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जिस बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं, here you go, ये आप बैठे हुए हैं, ये आपका बिज़नेस जिसके आप अकाउंटेंट हैं। आप जिस बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं उसमें एक किताब बनाते हैं, उसको बैंक बुक आप कह दें या उसको आप कैश बुक, बैंक कॉलम कह दें, बात एक ही है। उसकी ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या मतलब है कि डेबिट साइड में हम ऑल डिपॉजिट्स इनटू द बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी किताब है ये एसेट की नेचर की है ना, एसेट की नेचर की है। तो जितने भी हमारे बैंक बैलेंस में इंक्रीज होंगी, ऑल डिपॉजिट्स इनटू द बैंक, और इन अ वे इंक्रीज इन बैंक बैलेंस which is our asset, ओके। वो सारी की सारी हम इसकी डेबिट साइड पे या रिसीट साइड पे लेकर जाते हैं। तो ऑल विड्रॉवल्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट, उसको हम बैंक बुक की या कैश बुक के बैंक कॉलम में, याद रखिएगा जब मैं कैश बुक यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं कभी कैश बुक की बात करूँगा तो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम। इसलिए आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना कि सर उसमें कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम भी तो होता है ना। मैंने अभी आगाज़ में ही आपको बता दिया कि हमारा फोकस जो है वह बैंक कॉलम के ऊपर होगा। तो कैश बुक, बैंक कॉलम या बैंक बुक, हाँ हम इसको बैंक अकाउंट भी तो कह सकते हैं, बैंक का लेजर अकाउंट है, बैंक अकाउंट, ओके। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी? ऑल विड्रॉवल्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट और इन अ वे डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस, ओके। तो इंक्रीज की वजह से एसेट को डेबिट करते हैं, ऑब्वियसली हमें मालूम है कि डिक्रीज की वजह से हम एसेट को क्रेडिट करते हैं। और सिंस इट इज़ आवर एसेट अकाउंट, इसका बैलेंस जो क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो यहाँ पर उसकी डेबिट साइड हैवी होने की वजह से क्रेडिट साइड पर नज़र आएगा। जी बेटे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है अगर इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में, तो मुझे येस और नो करके अपना सवाल रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड। आई ट्रस्ट इट्स क्लियर कि बैंक एक एसेट अकाउंट है, एसेट की नेचर डेबिट होती है। whenever there would be an increase in the bank balance, आप being an accountant, ये हैं आप being an accountant, आप उसको जो है बैंक अकाउंट में डेबिट कर रहे होंगे। और अगर बैंक बैलेंस में डिक्रीज होती है तो आप being an accountant अपनी लेजर अकाउंट में या अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम को क्रेडिट साइड पे उसके रिकॉर्ड कर रहे होंगे उस डिक्रीज को। क्लियर आई गेस? ओके, हैविंग सेड दैट, रिकंसिलिएशन का क्या मतलब होता है? एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है जिसके मानी होते हैं झगड़े को ख़त्म करना, ओके।
झगड़ा किसके साथ? जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो कैश बुक बना रहा है, ठीक है। अगेन मैंने आपसे कहा था कि कैश बुक का मतलब हमारे इस चैप्टर में बैंक बुक ही होगा, इसलिए अगर मैं सिर्फ कैश बुक बोलूं तो आपने प्लीज़ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बिजनेस का जो अकाउंटेंट है वो कैश बुक बना रहा है और कैश बुक में हमने देखा कि वो इंक्रीज और डिक्रीज को रिकॉर्ड करके कैरी फॉरवर्ड बैलेंस मालूम कर लेता है। अब ये जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जिस बैंक में ये बैलेंस है उस बैंक का भी एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है अपनी टेबल पे और वो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है। उसने आपके बिजनेस का, सपोज आपके बिजनेस का नाम है सैंपल बिजनेस, ओके। उसने अपनी बुक्स में सैंपल बिजनेस का एक अकाउंट ओपन कर रखा है। अब आप ने जब बैंक को पैसे डिपॉजिट करवाए तो बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इस पॉइंट को आपने बहुत तवज्जो से समझना है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपका ये जो अकाउंट है एसेट नेचर का अकाउंट है, ओके। बैंक के पास जो आपका अकाउंट मेंटेन हो रहा है वो लायबिलिटी नेचर का, क्योंकि जब आपने बैंक में पैसे जमा करवाए तो बैंक के पास अमानतन पैसे जमा करवाए जाते हैं ना, आपने बैंक से वो पैसे वापस लेने हैं। बैंक का अकाउंटेंट बनकर ज़रा सोचिए इस वक्त आप कि जब बैंक के अकाउंटेंट को एक डिपॉजिट मिलेगा तो उस डिपॉजिट को लायबिलिटी कहेगा। उसने जिस बिजनेस से कैश रिसीव किया उस बिजनेस को अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगा, ओके। बैंक एक नॉर्मल बिजनेस के तौर पर बिहेव करता है। बैंक के भी अकाउंटिंग या डेबिट क्रेडिट करने के जो रूल्स हैं एग्जैक्टली सेम हैं जो कि दूसरे बिजनेसेस के होते हैं। अब ज़रा देखिए, बैंक का अकाउंटेंट कैश रिसीव कर रहा है तो कैश को तो डेबिट कर रहा है। किससे रिसीव कर रहा है? सैंपल कंपनी से रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब सैंपल कंपनी ने अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है तो सैंपल कंपनी क्या अकाउंटिंग एंट्री पास कर रही है अपने पास? सैंपल कंपनी का अकाउंटेंट बैंक को डेबिट कर रही है। हम अज्यूम कर लेते हैं, हम इधर एक बैंक अज्यूम कर लेते हैं HBL बैंक है, ओके। और यहाँ पर ये बुक जो बन रही है हमारी HBL की बुक बन रही है, ओके। HBL बैंक अकाउंट, तो HBL, ओके। इसमें जब आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए तो आपने कैश को क्रेडिट किया 100 से। हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैंक बुक बना रहे हैं, तो वो 100,000 से आपने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट हम इस वक्त नहीं बना रहे, HBL बैंक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। अब HBL बैंक अकाउंट का जो अकाउंटेंट था उसको कैश रिसीव हुआ 100,000। उसने क्या किया? उसने 100,000 से अपना कैश डेबिट किया और सैंपल कंपनी को क्रेडिट कर दिया कि जी कैश डिपॉजिट हुआ 100,000। ये पॉइंट क्लियर हुआ? दोनों अकाउंटिंग के सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं। आप बीइंग एन अकाउंटेंट ऑफ सैंपल
कंपनी सैंपल बिजनेस कैश पे कर रहे हैं हबीब बैंक को, तो आप हबीब बैंक को HBL को डेबिट कर रहे हैं। हबीब बैंक का अकाउंटेंट कैश रिसीव कर रहा है सैंपल कंपनी से, तो कैश को डेबिट करके सैंपल कंपनी को क्रेडिट कर रहा है। अब कल को जब आप बैलेंस मालूम करेंगे, आपकी बुक्स में 100,000 एसेट के तौर पे बैलेंस अपीयर हो रहा होगा रिप्रेजेंटिंग हबीब बैंक, और हबीब बैंक की बुक्स में सैंपल कंपनी का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 100,000 अपीयर हो रहा होगा एज ए लायबिलिटी। आप जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, आप अपनी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिखेंगे बैलेंस विद HBL, हाउ मच 100,000, ओके। और जब हबीब बैंक अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो वह अपनी करंट लायबिलिटीज में लिख रहा होगा सैंपल कंपनी सैंपल बिजनेस का 100,000 हमारे पास लायबिलिटी के तौर पर मौजूद है। दोनों एक दूसरे से राज़ी हो जाएंगे कि अगर हबीब बैंक कहता है कि जी मैंने आपके 1 लाख रुपए देने हैं, और आप हबीब बैंक को कहते हैं कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया लेना है, दोनों में कोई झगड़ा नहीं होगा, दोनों हंसी खुशी इस पॉइंट पे एग्री कर लेंगे। जी बेटे बताइए, यहाँ तक कुछ पूछने की बात, डिस्कशन की बात, कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात अगर है तो आई एम अवेलेबल। मैं अगली बात उस वक़्त करूँगा जब आप मुझे ग्रीन सिग्नल देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरीवन सर क्लियर हो गया। माशाल्लाह, वेरी गुड। जी हसीबा बेटे, खदीजा, काशिफ, अब्दुल्ला नासिर, अबू बकर, आदिल, एहसन जट, अरसलान, फैसल रज़ा, हमज़ा, सब ठीक है बेटे? क्लियर हो गया चलो, क्लियर है सर, क्लियर। एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, ऑल क्लियर, गुड अबू बकर, माशाल्लाह। अब मैं झगड़ा डालने लगा हूँ, अभी तक तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था ना, झगड़ा डालने लगा हूँ मैं। थोड़ा झगड़ा भी तो करना चाहिए था ना, ठीक है, ओके। अब झगड़ा करते हैं। अच्छा लें जनाब, ये है सैंपल कंपनी, ये आप इसके अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, ये आपकी टेबल चेयर, ओके, और ये HBL, ये HBL का अकाउंटेंट आपकी तरफ रुख करके बैठा हुआ है, ये जनाब उसकी टेबल चेयर। सैंपल कंपनी ने HBL का अकाउंट बनाया हुआ है जी अपनी बुक्स में, HBL अकाउंट, जिसको कि हम गलतुल आम, मैं ये बात ज़रूर कहता रहूँगा, गलतुल आम कह लें या कॉमन प्रैक्टिस कह लें, हम कैश बुक या बैंक बुक कह रहे हैं, ओके। कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मैं रिपीट करता रहूँगा ताकि ज़िंदगी में कभी आपको ये बात कंफ्यूज ना करे कि कहीं कैश अकाउंट तो नहीं है। ये कैश कॉलम नहीं है, बल्कि ये बैंक कॉलम है इसका, ओके, बैंक बुक, सॉरी। वेल HBL ने अपने पास एक अकाउंट ओपन किया हुआ है जी सैंपल कंपनी के नाम से। 1 जनवरी 2020 को बैलेंस पिछले साल से
यानी कि 31 दिसंबर 2019 से ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ 400,000 का, रुपीज़ इन थाउजेंड ले लें आप। आपने कहा जी कि मैंने हबीब बैंक से 400 रुपये लेने हैं। हबीब बैंक ने भी कहा कि जनाब बिल्कुल दुरुस्त है, उसने भी जो बैलेंस पिछले साल से आगे लेकर आया ब्रॉड फॉरवर्ड जो है 400, कोई झगड़ा नहीं, कोई रोला रपा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जनाब रुपीज़ इन थाउजेंड चल रही हैं। मैं बहुत थोड़ी ट्रांजैक्शंस करूँगा। सपोजली आपने 15 जनवरी 2020 को एक चेक डिपॉजिट करवाया, आपको एक कस्टमर से चेक मिला, आपने अकाउंटिंग एंट्री क्या की, मैं साथ साथ उसके डेबिट एंड क्रेडिट भी चलाता जाता हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स डेबिट क्रेडिट में भी क्लियर हो जाए। आपको एक चेक मिला कस्टमर से, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया और आपने अकाउंट्स रिसीवेबल अपने डेटर को क्रेडिट किया 500 रुपये से। ऑब्वियसली बैंक अकाउंट आपका HBL है, इधर अकाउंट्स रिसीवेबल से आपको 500 रुपये का चेक मिला, आपने बैंक में जमा करा दिया। अच्छा, आप ज़रा कॉमन सेंस लेवल पर अपनी एक जनरल बैंकिंग नॉलेज को अप्लाई करें। 15 तारीख को जो चेक आप बैंक में जमा करवा रहे हैं वो बैंक में 3 वर्किंग डेज़ लेगा डिपॉजिट होने में। 18 जनवरी को वो बैंक क्या कहेगा कि जनाब मुझे ये पैसे रिसीव हो गए, उसको तो ये जो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ वो एक किस्म का आप यूँ समझ लीजिए कि जो आपका अकाउंट सेबल है, आपका कस्टमर है, उसके बैंक से कैश रिसीव होगा तो उसके लिए तो कैश रिसीव हुआ है ना, और आपको वो क्रेडिट कर देगा, सैंपल कंपनी को क्रेडिट कर देगा 500 से। ओके, 18 तारीख को 500 उसको कैश रिसीव हो गया, उसने आपके अकाउंट में उसका क्रेडिट कर दिया। याद रखें कि उसको कैश कौन दे रहा है, उसको कैश आपका जो अकाउंट रिसीवेबल था, आपका जो डेटर था, उसका बैंक उसको कैश दे रहा है कि जनाब ये मेरे क्लाइंट ने एक चेक दिया हुआ था आपके क्लाइंट को, उसका 500 रुपया आप कबूल करें क्योंकि मेरे क्लाइंट ने आपके क्लाइंट को 500 रुपये देने थे, उसने चेक के जरिए से पेमेंट की, लिहाजा आप ये 500 रुपया वसूल करें। वसूल कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ग्रेट, माशाल्लाह। अब आगे एक और तारीख आ गई। अगली तारीख हम लेते हैं जी 30 जनवरी 2020 को एक और अकाउंट्स रिसीवेबल से आपको चेक रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट और एक क्रेडिट कर दिया, 700 रुपये का चेक रिसीव हुआ। आपने पूरे कॉन्फिडेंस से अकाउंट रिसीवेबल को, क्योंकि आपको पता है कि जब चेक रिसीव हो गया तो अब अकाउंट रिसीवेबल से जान छूट गई, डेटर से जान छूट गई, कैश जिस बंदे से लेना था मिल गया। अब आपने उसको क्रेडिट कर दिया डेटर्स अकाउंट को और अपने बैंक में इंक्रीज शो कर दी कि लो जनाब 700 रुपीज़ मुझे कैश मिल गया। 30 जनवरी 2020 को, और आपने इसको 31 जनवरी 2020 को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 1600 का शो कर दिया। बैंक ने क्या किया, बैंक के पास 900 रुपीज़ थे। 30 जनवरी वाला चेक जाकर, ये तो उसको 18 जनवरी को कैश रिसीव हुआ था ना,
उसको वो जाके 2 फरवरी को कैश रिसीव हुआ सैंपल कंपनी के लिए। उसने 700 सैंपल कंपनी के अकाउंट में 2 फरवरी 2020 को कैश रिसीव किया, 700 क्रेडिट कर दिया। ओके, अब देखिए ज़रा झगड़ा जिसमें अब गलतफहमी पैदा हो गई। इसने 900 किया 31 जनवरी 2020 को, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर शो कर दिया। अब जनाब रोला क्या पड़ गया, आपने एक ख़त लिखा बैंक को, HBL को, कि जनाब HBL साहब मुझे बताएं कि मेरा बैलेंस कितना है आपके पास। HBL ने कहा जी मेरे पास आपके 900 हैं। ओए होए होए, आपकी तो नींदें उड़ गई। आपने कहा ओल्ला भैया क्यों है, मेरी बुक्स तो कह रही हैं 1600 है, 1600, HBL कह रहा है 900। रोला पड़ गया ना, परेशानी हो गई ना। अब इस परेशानी में आपने बैंक के साथ झगड़ा कर लिया। अब एक सियाना बंदा दरमियान में आया, उसने उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए रिकन्सिलिएशन करवाई। उसने कहा जनाब क्या रोला क्या पड़ गया। आपने कहा जी मैंने 700 का चेक डिपॉजिट करवाया था बैंक में, बैंक ने तो जनवरी के महीने के अंदर मुझे बताया है कि आपके 900 है। मैंने जब टैली किया तो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ठीक है, टैली हो गया, मेरे डेबिट साइड में 400 इंक्रीज़ शो कर रहे हैं। बैंक ने जो मेरा अकाउंट बनाया हुआ है उसकी क्रेडिट साइड पे 400 है। मैं एग्री करता हूँ कि ठीक है बैंक की लायबिलिटी है, उसने क्रेडिट कर दिया। फिर मेरे 500 बैंक ने अपने पास मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट किया हुआ था। मैंने जो 700 डेबिट किया है बैंक ने तो कुछ भी नहीं किया हुआ क्रेडिट, ये मेरे पैसे कहाँ गुम हो गए। उसने कहा परेशान नहीं हो, अभी देख लेते हैं। उसने एक रिकन्सिलेशन बनाई। उसने कहा जी बैलेंस अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट कितना है। हमने कहा जी हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट आई है, ये बैंक स्टेटमेंट है, इनफैक्ट जो बैंक ने हमें फिर ये भेजा ना, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। हमने कहा जी बैंक स्टेटमेंट कह रही है कि जी क्रेडिट बैलेंस है 900 का। क्यों बेटे, क्रेडिट बैलेंस ही है ना 900 का, से यस और नो। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस अपीयर हो रहा है 900। गुड। हमने कहा कि जनाब बैंक स्टेटमेंट कह रही है 900। अच्छा, उसने कहा जी ठीक है 900। अब उसने कहा कि आपने झगड़ा कितने का, क्या 700, ये 700 क्या है, ये जनाब चेक डिपॉजिटेड। अब सिंपल इंग्लिश देखना, मैं कोई टेक्निकल लफ्ज़ नहीं बोल रहा इसके अंदर इस वक्त। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट, बैंक ने क्या करना था, क्रेडिट करना था ना, तो नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। मुझे बताओ कोई मैंने टेक्निकल बात की है सिवाय डेबिट क्रेडिट के, जो तो इतनी सी टेक्निकल बात तो आपको आती है ना। और अगर आप नॉट येट क्रेडिटेड के लफ्ज़ से खुश नहीं हैं तो आप यहाँ पे नॉट येट कलेक्टेड भी लिख सकते हैं। नॉट येट कलेक्टेड के बैंक में वो कलेक्शन नहीं हुई। ये पॉइंट्स कंपनी नोट कर रही है ना। जी बेटे, ये आप कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट हैं, जैसे उधर सीनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट का रोला था ना एक्रूवल में, अब आप सीनियर अकाउंटेंट हैं। जूनियर अकाउंटेंट ने पिट से आपा डाल दिया है, जूनियर अकाउंटेंट ने परेशानी डाल दी, ओ बैंक टैली नहीं कर रहा, ओ मेरे 700 रुपये किधर गए। सीनियर अकाउंटेंट आया, उसने कहा यार क्या हो गया शहजादे, तूने बैंक रिकन्सिलेशन नहीं पढ़ी थी। हाँ सर पढ़ी तो थी। अप्लाई कर पुत्र उसको। उसने कहा कि क्या अप्लाई करना है। उसने कहा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है 900। ठीक है, एग्जैक्टली वो 900 इधर क्रेडिट बैलेंस लिखा। उसने कहा कि जनाब जो चेक आपने डिपॉजिट करवाया था वो कितना है 700।
उसकी आपने सिंपल अंग्रेजी लिखी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक और नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। कहता उसको क्रेडिट करके देखो, अगर बैंक को वो चेक मिलता तो कितना होता, 700, तो बैंक के पास क्या बैलेंस होता, 1600। आपके पास क्या बैलेंस है? उसने जूनियर अकाउंटेंट ने कहा जी मेरे पास डेबिट बैलेंस 1600 है। उसने कहा ज़रा सिंपल अंग्रेज़ी में लिखो। उसने कहा मेरे पास बैलेंस एज पर कैश बुक, या अब यहाँ पर आप बैंक बुक लिखना चाहते हैं तो बैंक बुक भी लिखें, मेरे पास एज पर बैंक बुक डेबिट बैलेंस है। उसने कहा दोनों चीज़ें टैली कर जाती हैं? कहता हाँ, अगर वो 700 बैंक क्रेडिट कर दे तो दोनों टैली कर जाते हैं। उसने कहा बैंक से पूछो कि अगले महीने में उसने बैंक स्टेटमेंट में क्या किया, उससे बैंक से अगले महीने की स्टेटमेंट मंगवाओ। अब सीनियर अकाउंटेंट जो है जूनियर अकाउंटेंट को समझा रहा है ये बात कि बैंक से अगले महीने की स्टेटमेंट मंगवाओ। वो जनाब जूनियर अकाउंटेंट ने बैंक को कॉल की कि जनाब आप मुझे ज़रा अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं प्लीज़। उन्होंने कहा जी हम ज़रूर भेज देते हैं। अगले महीने में देखा तो वो आपको 2 तारीख को कलेक्शन नज़र आ रही थी, sukoon.com। ठीक है, ज़िंदगी में सुकून आ गया। ये है जनाब बैंक रिकन्सिलिएशन का एक पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, अनकलेक्टेड चेक्स या अनक्रेडिटेड चेक्स इसको कहते हैं। ये क्या था, ये एक आपकी गलत फहमी की बुनियाद पर आप बैंक के साथ झगड़े में जा रहे थे। ठीक है, हाँ जी, ये पॉइंट मेरे बच्चों अगर क्लियर है तो मैं आगे बात को बढ़ाऊं। सोचो, बहुत ज़्यादा सोचो, बहुत ज़्यादा सोचो और फिर मुझे बताओ। वेरी गुड। मेरे किसी एक बच्चे को भी अगर ज़रा सी भी एम्बिग्यूटी है इस पॉइंट के ऊपर तो बताए ताकि मैं उसको डिस्कस करके आगे चलूँ। ओके, बैक टू द पॉइंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने अभी एक कन्फ्यूजन को दूर किया, वो थी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। एक चीज़ आप देखें कि उसको आपने क्रेडिट इम्पैक्ट क्यों दिया, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया हुआ था ना। ये देखो, अगर बैंक क्रेडिट करता तो ये मसला हल हो जाता। अब मैं दूसरे मसले की तरफ जा रहा हूँ। मैं बहुत स्लो इस सारी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाद में किसी कन्फ्यूजन का शिकार हों, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बहुत स्लो लेकर जा रहा हूँ। प्लीज़ आपने इस कॉन्सेप्ट को भी इसी तरह से अच्छा सा समझना है। अच्छा जी, सिचुएशन नंबर 2। ये आप सैंपल कंपनी में बैठे हुए हैं, ओके, और ये बैंक आपका जो है वो अकाउंट ओपन करके बैठा हुआ है बैंक की बुक्स में। ये बुक्स ऑफ HBL है, ये बुक्स ऑफ सैंपल कंपनी है। हमारी कंपनी का नाम सैंपल कंपनी है, ठीक है। HBL अकाउंट, इसको आप बैंक बुक कहें या कैश बुक बैंक कॉलम कहें, ओके। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 400, बैंक के बुक्स में भी बैलेंस। अब मैं डेट्स नहीं लिख रहा, अब मैं थोड़ा सा स्पीडी करने लगा बात को। एक डिपॉजिट करवाया आपने 500 का, बैंक ने वो डिपॉजिट कबूल कर लिया। अब मैं कॉन्सेप्ट्स की बातें लिख रहा हूँ, अब मैं टेक्निकल डेबिट क्रेडिट कम लिख रहा हूँ। फिर आपने डिपॉजिट करवाया 700, जो कि यहाँ पे डिपॉजिट अपीयर नहीं हुआ। फिर आपने एक पेमेंट की, पेमेंट टू अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, सपोजली 250 की, वो यहाँ पर इसने बैंक ने पेमेंट शो कर दी 250 की, ओके।
फिर आपने एक पेमेंट टू स्टाफ सैलरी, आपने 150 की सैलरी पे की, जो कि आपने पे की सपोजली क्लोजिंग डेट पे 31 जनवरी 2020 को। इसने वो 31 जनवरी 2020 को पेमेंट ऑफ सैलरी नहीं की, बल्कि ये जो डिपॉजिट है ये भी यहाँ पर जाके नज़र आ रहा है नेक्स्ट मंथ में 2 फरवरी 2020 को, और जो सैलरी है वो भी जाके 5 फरवरी 2020 को नज़र आ रही है, पेमेंट ऑफ सैलरी 150 की। आपने जब बैलेंस किया कितना बनता था जी, 1600 में से आपने जब इसको बैलेंस किया तो ये 1200 का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, एम आई राइट? जबकि यहाँ पर 900 में से 250 लेस किया तो बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड बैंक ने बनाया वो 650 का बनाया। ओके, आपने अगले पीरियड में उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया 1200 का, बैंक ने अगले पीरियड में उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया 650 का, और ये चेक्स को उसने शो कर दिया। लें जी, आपका झगड़ा बैंक के साथ क्या आया? अब आपका झगड़ा बैंक के साथ ये आया कि जनाब बैलेंस एज पर कैश बुक ऑब्वियसली बैंक कॉलम रुपीज़ 1200 है डेबिट। ओके, ये डेबिट क्रेडिट बहुत मायने रखता बेटा। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक आपको डॉक्यूमेंट भेजता है वो एक्सट्रैक्ट होता है उसके लेजर अकाउंट का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक उसी तरह से अकाउंटिंग कर रहा है, आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स, जिस तरह से एक आम बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है। बैंक की अकाउंटिंग, बैंक के डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स एग्जैक्टली सेम है जिस तरह एक आम बिजनेस के डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होते हैं। इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना कीजिएगा। हाँ, बैंक जो आपको अपने लेजर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट भेजता है उसको आप टेक्निकली बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जब आपके पास आई तो उसमें क्रेडिट बैलेंस अपीयर हो रहा था 650 का। झगड़ा पैदा हो गया। अब उस झगड़े को दूर करने के लिए सीनियर अकाउंटेंट साहब मैदान में आए। वो सीनियर अकाउंटेंट आपके जो बिजनेस में है, आपके बॉस कह लें, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? आपने कहा जी रोला हो गया। क्या रोला हुआ? मैं कह रहा हूँ जी कि बैंक बैलेंस डेबिट 1200 होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कह रही है कि आपका क्रेडिट 650 है। मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे हो गया, मेरे पैसे कहाँ गए? उसने कहा यार क्यों परेशान होता है, आओ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर देख लेते हैं कि क्या हुआ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई गई। याद रखिएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिपोर्टिंग डेट पे बनाई जाती है। जिस तरह बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट पे बनाई जाती थी, उस तरह बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी रिपोर्टिंग डेट पे बनाई जाती है। इस वक्त हमारी रिपोर्टिंग डेट क्या है? 31 जनवरी 2020 इज़ आवर रिपोर्टिंग डेट। ओके जी, अब इस रिपोर्टिंग डेट पर हमने बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर क्या लिखना है कि जनाब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? पता चला जी कि क्रेडिट है 650 का।
ओके जी, रुपीज़ इन 1000। अच्छा जी, हुआ क्या? हुआ ये है, अब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ये टैली नहीं हो रहा और ये वाली पॉइंट टैली नहीं हो रहा। 400 बैलेंस था, ठीक है, क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है, हमने डेबिट किया, उसने 500 से क्रेडिट कर दिया। हमने 250 का जो चेक इशू किया था वो भी अपीयर हो रहा है, लेकिन हमने जो अपने स्टाफ को 150 की सैलरी का चेक दिया था वो किधर गायब हो गया, वो नज़र नहीं आ रहा। हमने जो 700 का डिपॉजिट करवाया था वो गायब हो गया, नज़र नहीं आ रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, इसको हम ज़रा इधर लिखते हैं इस तर्ज पे। अब मैं वही वाली बात रिपीट करने लगा हूँ, चेक डिपॉजिटेड बट not yet collected by the bank। तो बैंक अगर कलेक्ट करता तो क्रेडिट करता कितने से? 700 से। ये मैंने एक रिकन्सिलेशन पॉइंट सेटल कर दिया, टिक कर दो जी। जूनियर अकाउंटेंट को कहा लो भाई इसको मैंने सेटल कर दिया। अब दूसरा क्या पॉइंट है? जूनियर अकाउंटेंट ने कहा सर दूसरा पॉइंट है कि 150 का चेक मैंने इशू किया है लेकिन वो बैंक में अभी डेबिट नहीं हुआ या बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। यहाँ पर ये लफ्ज़ थोड़ा सा एक टेक्निकल मुझे यूज़ करना पड़ रहा है और इसको आप एक आम इंग्लिश लेवल पर लीजिए, आसान हो जाएगी। आप जब चेक बैंक में लेकर जाते हैं, काउंटर पे रखते हैं पेमेंट लेने के लिए, तो उसको कहते हैं चेक प्रेजेंट करना। आप काउंटर पे चेक प्रेजेंट करते हैं, वो जो काउंटर पे टेलर बैठा हुआ होता है वो उसकी वैलिडिटी चेक करता है, वो देखता है कि चेक जेन्युइन है, करेक्टली डेटेड है और उसी बंदे ने साइन किया हुआ जिस बंदे को इस चेक को साइन करना चाहिए था, सिग्नेटरी जो है वो जेन्युइन है, इसके बैंक में बैलेंस मौजूद है इतना। अब देखिए ना, आपने चेक किसको इशू किया? आप अपने स्टाफ को चेक इशू कर रहे हैं, आपने मैनेजर को 150,000 का चेक आपने इशू किया कि लें जी ये आपकी सैलरी है, बैंक से जाके पैसे निकलवा लीजिएगा। अब आपने तो देखिए चेक 31 जनवरी 2020 को इशू कर दिया और जैसे ही आपने इशू किया आपने कहा जी मेरे बैंक से इतनी पेमेंट हो गई, आपने अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, स्टाफ सैलरीज को एज एन एक्सपेंस डेबिट कर दिया। ठीक है, ये देखिए ये एंट्री आपकी है आपकी बुक्स में, सैलरीज डेबिट 150 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट 150 से। ये जनाब आपने डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल करेक्ट किया, बैंक अकाउंट को 150 से आपने क्रेडिट कर दिया। सैलरीज आपके एक्सपेंस में भी, क्योंकि उस मंथ की सैलरीज उसी मंथ में आपने पे भी कर दी, उसी मंथ की जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सैलरीज एक्सपेंस का उसमें 150 नजर आना चाहिए, इसलिए आपने करेक्ट अकाउंटिंग की है। अब वो जो आपके मैनेजर साहब थे वो HBL नहीं गए, उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे मेरी सैलरी मिल गई है। उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं चेक 2-4 दिन के बाद भी बैंक में जाके अगर प्रेजेंट करूंगा तो बैंक मुझे पेमेंट कर देगा। वो जाकर 5 तारीख को बैंक में अप्रोच करते हैं, तो बैंक तो उसी दिन पेमेंट करेगा ना जिस दिन चेक प्रेजेंट होगा। बैंक अपनी जगह सच्चा है, आप अपनी जगह सच्चे हैं। तो आपके सीनियर अकाउंटेंट ने कहा भाई ये चेक जो है आपने इशू किया ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसको लिख देते हैं चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक। चेक अगर बैंक में प्रेजेंट होगा तो बैंक आपको आपके अकाउंट में डेबिट इम्पैक्ट करेगा, आपको डेबिट करेगा। क्योंकि बैंक ने क्या अकाउंटिंग करनी है, बैंक सैंपल कंपनी के अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहा है, सैंपल कंपनी के अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि सैंपल कंपनी जो लायबिलिटी थी वो अब 150 से कम हो गई और बैंक भाई काउंटर पे कैश गिन के देता है ना, तो बैंक के कैश बैलेंस में कमी हो जाती है ना।
तो वही मैं बात बार बार आपको कर रहा हूँ कि बैंक वही अकाउंटिंग के रूल्स अपनाए हुए होता है जो कि एक आम बिजनेस के अकाउंटिंग के रूल्स हैं। बैंक के कैश बैलेंस में जब कमी होगी तो वो कैश को क्रेडिट कर रहा है, ओके। और किसको पेमेंट कर रहा है? सैंपल कंपनी के बिहाफ पर एक शख्स को पेमेंट कर रहा है जो उसका सैंपल कंपनी का चेक लेकर आया। तो सैंपल कंपनी को डेबिट कर देगा बैंक, ये सैंपल कंपनी को उसने जिस तरीके को पेमेंट की उस तरीके को डेबिट कर दिया। लेकिन जो बैलेंस जिस दिन मालूम किया था सैंपल कंपनी के अकाउंटेंट ने, उस दिन तक तो डेबिट नहीं किया हुआ था ना। तो अब सीनियर अकाउंटेंट ने जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई तो उसने कहा कि भाईजान इस तारीख को, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस दिन को बन रही है? 31 जनवरी 2020 को जो चेक इशू हुआ था वो नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक है, लिहाजा उसको यूं समझो कि अगर बैंक में प्रेजेंट होता तो बैंक डेबिट करता, तो 150। अब आप वो सिंपल रूल जो हमने पहले भी देखा हुआ है कि क्रेडिट नेचर में अगर इंक्रीज करनी हो तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज करनी हो तो डेबिट करते हैं। तो इन अ वे अब आप इन दोनों को जब प्लस करते हैं 650 प्लस 700 आपके पास आता है 1350। इधर हल्का सा 1350 लिख लो आपकी याद दहानी के लिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें से ये डेबिट आप जब लेस करते हैं 150 तो आपके पास आंसर आ जाता है क्रेडिट 1200। आप कहते हैं कि हाँ अब बात कुछ बनती है, हमारा जो डेबिट बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था कि ये 1600 दोनों की बुक्स में आया, हम यहाँ पर इसके लिख देते हैं कि हमारी बुक्स में कितना है जी बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बुक हमारी बुक्स में डेबिट 1200 है। हमें तसल्ली हो गई कि बैंक की स्टेटमेंट के मुताबिक, ये वो बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, बैंक स्टेटमेंट ही की हम नीचे वर्किंग करते करते यहाँ तक पहुँचे। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक क्रेडिट 1200, हमारे मुताबिक डेबिट 1200, हमारी रिकंसिलिएशन हो गई। हमें बिल्कुल सुकून आ गया कि ठीक है, अगर हमारी बुक्स 1200 बता रही हैं और बैंक की बुक 650 बता रही हैं तो कोई बात नहीं। फिर भी सीनियर अकाउंटेंट ने कहा देखो बेटे, उनसे अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट मंगवा के चेक करो कि क्या वाकई अगले महीने में 700 क्रेडिट हो गया। आपने देखा जी सर अगले महीने में 700 क्रेडिट हो गया। क्या 150 डेबिट हो गया? अगले महीने में 150 डेबिट हो गया। तो ठीक है बेटे, तसल्ली करो, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये दोनों बैलेंसेस टैली नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल दुरुस्त है और बैंक की अकाउंटिंग भी बिल्कुल दुरुस्त है। ले बेटे, मैंने आपको 2 पॉइंट्स कॉन्सेप्चुअली क्लियर किए हैं। एक अनक्रेडिटेड चेक्स का पॉइंट और दूसरा अनप्रेजेंटेड चेक्स का पॉइंट। अनक्रेडिटेड चेक्स के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, इसको आप अनकलेक्टेड चेक्स भी कह सकते हैं और अनक्लियर्ड चेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि चेक आपका क्लियर नहीं हुआ था, उसके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं गया था। अनक्लियर्ड चेक भी कह सकते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक को आप आउटस्टैंडिंग चेक भी कहते हैं। एनीवेज, जो मर्जी नाम लें, आपने नामों को प्लीज़ रट्टा नहीं लगाना। आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि हो क्या रहा है। आपने चेक जो जमा करवाया था वो बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ या बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ या क्रेडिट नहीं हुआ। आपने चेक इशू किया था 150 का, वो बैंक में अभी तक पे नहीं हुआ। अनपेड चेक भी इसको कहते हैं वैसे, अनपेड चेक।
ठीक है जी, ऑल राइट। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई सवाल, कोई पॉइंट, कोई डिस्कशन अगर करनी है तो मुझसे कर सकते हैं, मैं फिर बात को आगे लेकर बढ़ूँगा। जी बेटे, एनी कन्फ्यूजन? ओके ओके, गुड है। ऐसा ऐसे ही लिखना है जिस तरह आपने नीचे मतलब परफॉर्मा एक बनाया है। अभी उन चीज़ों को छोड़ दो बेटे, मैं किसी परफॉर्मा की बात नहीं कर रहा, रट्टे की बातों को ना करो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट की बात करो। अभी मैं कोई परफॉर्मा की बात करनी नहीं कर रहा, अभी किसी तरीके की कोई मैं आपको एग्जामिनेशन टेक्निक नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। इफ़ दिस कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर, पुट क्वेश्चंस ऑन मी। इफ़ द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, लेट मी प्रोसीड। डन सर। यस सर, ओके गुड, थैंक यू। अच्छा जी, अब बात आगे बढ़ाने लगे हैं हम। देखो बेटे, झगड़ा कब होता है, ये अब मैं ज़रा एक झगड़े के फ़लसफ़े पे आपके साथ बात करने लगा हूँ। रिफ्ट कब आती है, झगड़ा कब होता है? झगड़ा दो चीज़ों पर होता है, जब कोई मिस्टेक करता है और जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, मिस्टेक कोई गलती, तब झगड़ा होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई गलत फहमी, तब झगड़ा होता है। ठीक है बेटे, अभी तक मैंने आपसे जो दोनों बातें की वो गलत फहमी की बातें थी। गलत फहमी क्या थी कि अनकलेक्टेड चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स की गलत फहमी थी, और वो आपने देखा सब्सिक्वेंटली वो कलेक्ट हो गए, वो प्रेजेंट हो गए, तो आपने कहा मेरा कोई झगड़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैंक अपनी जगह सच्चा था, आप अपनी जगह सच्चे थे। तो ऐसे ही दरमियान में एक डेट पर आके गलत फहमी पैदा हो गई कि शायद मेरा चेक गुम गया है, शायद मेरे अकाउंट में पैसे जमा ही नहीं होंगे, शायद बैंक जो है वो जानबूझ के मेरे बैंक बैलेंस को कम शो कर रहा है। ठीक है, वो एक गलत फहमी थी जो कि एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के रफा दफा हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं गलतियों की। आइए उन गलतियों को देखते हैं। और गलती के बारे में याद रखना बेटे, गलती किसी से भी हो सकती है, दोनों से। बैंक का अकाउंटेंट भी गलती कर सकता है और बिजनेस का अकाउंटेंट भी गलती कर सकता है। ये जनाब सैंपल कंपनी का अकाउंटेंट HBL का अकाउंट यानी कि बैंक बुक बना रहा है, और ये HBL का अकाउंटेंट सैंपल कंपनी का अकाउंट बना रहा है। ओके, अब पॉइंट वहीं से शुरू करते हैं कि 400 का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, उसने 400 का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया, चेक डिपॉजिट करवाया 500 का। ठीक है जी, चेक उसने भी डिपॉजिट कर दिया 500 से। इसने चेक डिपॉजिट करवाया 700 का, इसने वो डिपॉजिट नहीं किया क्योंकि वो आगे चला जाएगा। इसने चेक पे किया, पेड टू अकाउंट्स पेएबल 250 का, इसने वो पेमेंट कर दी क्लियर 250 की, और इसने फिर एक पे किया टू फॉर स्टाफ फॉर सैलरी 150 का, इसने वो वाली पेमेंट 150 की नहीं की। यहाँ तक तो बातें पिछली हमने कर ली थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि
कि यहाँ पर बैंक चार्जेस बैंक ने कुछ आपके अकाउंट्स में डिडक्ट किए। आप जो सर्विसेज ले रहे थे, बैंक ने कोई सपोजली 50, अगर ये रुपीज़ इन 1000 होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 5 कर देता हूँ, 5 के बैंक चार्जेस जो हैं आपके अकाउंट में से काटे। चलो मैं इसको गलती के तौर पर लिखता हूँ। आप बैंक चार्जेस के अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, आपको पता चला जी बैंक चार्जेस हैं। आपने बैंक चार्जेस को जब अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर किया तो बैंक चार्जेस को आपने डेबिट गलती से 15 से कर दिया और बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट 15 से कर दिया। गलत किया या सही किया? ओबियसली गलत किया। यानी कि आपने बैंक अकाउंट को जो क्रेडिट किया बैंक चार्जेस की वजह से आपने 15 से कर दिया, हालांकि आपके बैंक अकाउंट में जो है 5 से कमी होना चाहिए था। याद रखिएगा, दोबारा से एक बात बोल रहा हूँ, बैंक ने जब भी आपके अकाउंट को कम करना होता है तो बैंक आपको डेबिट करता है, ओबियसली, क्योंकि बैंक की बुक्स में आप एक लायबिलिटी नेचर के अकाउंट हैं, ठीक है। और आपकी बुक्स में बैंक एक एसेट नेचर का अकाउंट है। आपने जब भी बैंक बैलेंस में कमी करना होती है तो आप क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज करना होती है तो डेबिट करते हैं। तो आपको पता चला जी मेरे बैंक से 5 रुपये बैंक चार्जेस के कटे हैं, तो आपने वो जब अकाउंट फॉर किए बैंक चार्जेस को एज एन एक्सपेंस, आपने बैंक को क्रेडिट किया, करते वक्त आपसे गलती होगी, 15 हो गया। बैंक ने आपके डिपॉजिट्स पे, जितने डिपॉजिट्स थे आपके डिपॉजिट अकाउंट पे, प्रॉफिट दिया आपको, प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स। बैंक ने आपको डिपॉजिट पे प्रॉफिट दिया 200 का, आपने उसको अकाउंट फॉरन नहीं किया, आपने प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स की अकाउंटिंग एंट्री ही पास नहीं की, क्योंकि आपको वो मालूम ही नहीं हो सका था कि जी बैंक स्टेटमेंट जिस तारीख को आई उस तारीख लास्ट को उसने ये काम किया 31 जनवरी 2020 को, और वो आपको बैंक स्टेटमेंट कोई 2 दिन के बाद आई, लिहाजा आपको पता ही नहीं चला कि जी आपके अकाउंट में बैंक ने कितना प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया, कितने से अकाउंट बैलेंस इंक्रीज कर दिया। अब जी आप देखिए झगड़ा क्या हुआ। 400, ज़रा जल्दी जल्दी टिक टिक आप भी करो भाई, सोए नहीं रहना। आपका 1600 डेबिट का टोटल और बैलेंस आपकी बुक्स जो बता रही हैं -415, 1185 का आप कह रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए। बैंक ने क्या बैलेंस निकाला हुआ जी? 1100 क्रेडिट साइड पर -255, 845 का बैलेंस। ओके, यस सर। गुड। अब जब ये बैलेंस आपका सामने आया तो यार बड़ी अजीब बात है। बैलेंस एज पर कैश बुक कह रही है 1185 हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 845 हैं। बड़ा झगड़ा हो गया। आपने सबसे पहले तो सीनियर अकाउंटेंट ने कहा यार क्यों परेशान होते हो। सीनियर अकाउंटेंट आया, उसने कहा सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, आप अपनी कैश बुक को ज़रा देखो। आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाई है आपने कहा जी सर मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई है। कह रहे सबसे पहले तो देखो कोई आपकी गलती तो नहीं है बैंक स्टेटमेंट की और आपके अकाउंट में। आपने कहा जी सर 2 एरियाज ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि गलती बनती है।
एक तो बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में 5 रुपये लिखे हुए हैं, मैंने 15 लिख दिए हैं। और दूसरा सर बैंक ने हमें क्रेडिट किया हुआ है 200 से डिपॉजिट पे प्रॉफिट से। सर वो डेट चूँकि बाद में बैंक स्टेटमेंट आई तो मुझे पता नहीं चला। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, क्यों परेशान होते हो। उसने कहा आप अपना बैंक अकाउंट को रीओपन करो। मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड रीओपन, ठीक है। ये अब आप इसको देखिएगा क्योंकि आप अब उसी बैंक को एडजस्ट करने जा रहे हैं। उसने कहा जी कि आप बेटे अपना बैंक अकाउंट अपने लेजर में दोबारा से तहरीर करें। आपने कहा जी सर मैंने रीओपन कर लिया। उसने कहा आपका जो बैलेंस है उसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड करें। सर मैंने कर लिया। उसने कहा बताएं बेटे आपसे गलती क्या हुई। आपने कहा सर बैंक चार्जेस में 5 लिखे हुए, मुझसे गलती से 15 लिखे गए। तो इसका मतलब है कि आपने 10 से ज़्यादा बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आपको कितने से क्रेडिट करना चाहिए था? बैंक ने 5 से डेबिट किया था तो आपको 5 से क्रेडिट करना चाहिए था ना HBL के अकाउंट को। जी सर। आपने कहा कि ठीक है आप फिर 10 से डेबिट कर लो। आप इधर लिखोगे रॉन्गली क्रेडिटेड। अब देखो बिल्कुल कॉमन सेंस लेवल पे है, कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं है। रॉन्गली क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में गलती से आपने 10 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर दिए। कितने करने थे? 5। जब आप ये करेक्शन कर दोगे तो 1185 का जो बैलेंस है जो 15 के क्रेडिट की वजह से आया, अगर ये 10 का डेबिट इस 1185 में आ जाएगा तो बताओ आप उस गलती को करेक्ट करने में कामयाब हो गए? यस ऑब्वियसली हो गए। सीनियर अकाउंटेंट को आपने कहा सर थैंक यू वेरी मच। उसने कहा बताओ बेटे दूसरा क्या फ़र्क? सर बैंक स्टेटमेंट में हमें क्रेडिट नज़र आ रहा है 200 का। किस चीज़ का है सर? उस पर लिखा हुआ है हाँ तो ठीक है ना भाई, जो डिपॉजिट पे प्रॉफिट्स हैं आपकी तो इनकम है, आपने अकाउंटिंग एंट्री की? नहीं सर मैंने नहीं की। अब वो कह रहा है कि अगर आप अकाउंटिंग एंट्री करते तो क्या करते? सर मैं ये करता कि बैंक को डेबिट करता क्योंकि मेरे बैंक बैलेंस में इंक्रीज़ हुई है 200 से, और बैंक प्रॉफिट्स मेरी इनकम है इसलिए बैंक प्रॉफिट्स को 200 से क्रेडिट करता। तो कहता बेटे ठीक है आप सही कह रहे हो तो करो, आप बैंक को डेबिट करो। आपने बैंक के डेबिट साइड पे बैंक प्रॉफिट्स लिख दिए 200 के। सीनियर अकाउंटेंट ने दोबारा पूछा कि बताएं आप सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि जी और कोई गलती नहीं? जी सर यही 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ज़रा मेरी कहानी को साथ साथ एंजॉय करते जाओ बेटा। उसने कहा ठीक है टोटल करें 1395 बैलेंस। उसने कहा मेरा जो करेक्ट बैलेंस होना चाहिए 1395 होना चाहिए। सर अभी भी टैली नहीं कर रहा बैंक के साथ। आपने कहा कोई बात नहीं बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं हो। बैंक में कितना है सर? बैंक में 845 है। उसने कहा कि ठीक है आओ अब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तारीख को बन रही है? उसी रिपोर्टिंग डेट को 31 जनवरी 2020 को। उसने कहा आप लिखो बेटे सबसे पहले कि बैंक का कितना बैलेंस है। बैंक का स्टेटमेंट का 845 का बैलेंस है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट 845। उसके बाद उसने कहा कि देखो भाई आपके अनकलेक्टेड चेक्स कितने हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं। अनकलेक्टेड चेक 700 के। अब ये चूँकि पुरानी बात है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडी हो गया हूँ। ओके अनकलेक्टेड चेक्स क्रेडिट करो 700 से, और अनप्रेजेंटेड चेक्स बैंक में अगर प्रेजेंट होते तो बैंक उसको डेबिट करता। अब बेटे जी 845
क्रेडिट में 700 क्रेडिट ऐड हो रहा है और 150 का डेबिट लेस हो रहा है, तो आपके पास 1395 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। 1395 आप देखें, आपकी कैश बुक भी करेक्शन के बाद, गलतियों को दुरुस्त करने के बाद 1395 कह रही है। तो आप यहाँ पे लिखें बैलेंस एज पर कैश बुक आपकी कह रही है डेबिट 1395। ज़िंदगी सुकून में आ गई, बिल्कुल सुकून में आ गई। हमारी जो कैश बुक थी उसमें जो बैलेंस नज़र आ रहा है वही एग्जैक्टली हमारी रिकन्सिलेशन का भी बैलेंस आ रहा है। ठीक है बेटे, लो जी, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। मैंने ये आपके कॉन्सेप्ट्स पे सिर्फ बातचीत की है। मैंने आपको अनप्रेजेंटेड चेक्स डिस्कस किए, अनकलेक्टेड चेक्स डिस्कस किए, और मैंने आपके साथ जो है वो बैंक की कुछ मिस्टेक्स डिस्कस की। मैं अब आपको आपके बुक में से कुछ पोर्शन रीडिंग के लिए दे रहा हूँ, उसको बेटे बहुत केयरफुली रीड करना है और सिर्फ उन पॉइंट्स को आपने तवज्जो से देखना है जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ओके, जो डिस्कस नहीं किए उनको भले आप अभी नहीं देखेंगे, अभी बैंक रिकन्सिलेशन पे हमने बहुत सा काम करना है। कहता है कि जो कैश बुक बैंक अकाउंट इन जनरल लेजर है, ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस की। इस पॉइंट को आप पढ़ेंगे कि फ़र्क कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का होता है। ये पॉइंट आप बिल्कुल नॉवल रीडिंग करनी है। ये रिकन्सिलेशन की बात भी मैंने की। रिकन्सिलेशन में आप जो है वो झगड़ों को निपटा रहे होते हैं जो गलत फहमी की बुनियाद पे होते हैं। डिफरेंसेस एंड द नीड फॉर रिकन्सिलेशन, मैंने जिस तरीके से आपको कहानी की शक्ल में बातचीत की, आपने उसी तरह से इसको पढ़ना है और अंडरलाइन करते जाना है। आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये आपकी गलतियां थी कि बैंक स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी रिकॉर्ड नहीं की। जैसे मैंने बैंक चार्जेस की बात की आपके साथ, ठीक है, और मैंने बात की है बैंक प्रॉफिट्स की, ये वाले। इन्होंने बैंक इंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, तो मैंने बैंक प्रॉफिट्स की बात की। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स की बात नहीं की मैंने आपसे ऑन डिपॉजिट अकाउंट की सिर्फ फ़िलहाल इतनी 2 बातें की हैं, बाकी अभी मैंने सारी बातें करनी हैं। ठीक है, आप इसको एक नॉवल रीडिंग करेंगे। अब ये देखो ना, कन्फ्यूजन उसने लफ्ज़ लिखा, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग का कहा था कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आपने उस कन्फ्यूजन को किस तरीके से बैंक रिकन्सिलेशन बनाकर करना है, रिजॉल्व उस कन्फ्यूजन को। अब इसने बैंक रिकन्सिलेशन बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू की और उसको सारा किया। हम ये देखेंगे कि जी बैलेंस एज पर कैश बुक से वो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट तक जा रहा है, और इसके बाद उसने कुछ फॉर्मेट्स की बातें की हैं और सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ तक कम से कम आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस बहरहाल हमने किया हुआ है डिस्कस, आप पेज नंबर 292 तक एटलीस्ट नॉवल रीडिंग करेंगे। जो पॉइंट समझ आते चले जाएंगे उसको आप टिक करेंगे, जो समझ नहीं आएंगे उन्हें आप क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पहले आपके कन्फ्यूजन्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट बेटे, Yes, sir. सो थैंक यू वेरी मच।